Energy stored in a capacitor, it's a very important article. लेकिन स्कूल लेवल में डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस आते हैं. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर है कैसे पता करेंगे? कोई एक चार्ज कैपेसिटर में कितना एनर्जी है हम जानना चाहते हैं. There are so many methods to find out the energy stored in a capacitor. मैं कोई एक मेथड ले लेता हूँ. Suppose here is a capacitor, here is a charge Q, here is a charge minus Q. Okay. Now capacitance is C and the potential difference is V. Solution. मैं जो मेथड दे रहा हूँ ये मेथड आपकी बुक में नहीं है. आपका बुक वाला मेथड भी कर दूंगा, शायद वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन उसका लॉजिक समझने के लिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा. हाँ जी करोगे तो हम भी मार देंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो आई कैन सॉल्व इट इन मेनी मेथड्स. तो लेट अस कंसीडर, डिराइवेशन आता है स्कूल एग्जाम में, ध्यान से देखना. लेट अस कंसीडर ए चार्ज्ड कैपेसिटर. A charged, let us consider a charged capacitor. चलो हो गया, चार्ज कैपेसिटर दिख रहा है. ठीक है. अब ये कैपेसिटर में भी इन कनेक्शन विद द बैटरी, मे नॉट बी इन द कनेक्शन विद द बैटरी, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब अगर ये चार्ज हो गया तो बैटरी लगाओगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? रहे ना रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. मुझे इसमें कितना एनर्जी है पता करना है. पहले हमें जानना ये है कि एनर्जी जो है वो कहाँ पे, वेयर इज दैट एनर्जी. मैं पहले भी बता चुका हूँ. जब भी हम किसी एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं, उसके अंदर की डाइपोल्स अलाइनमेंट हो जाते हैं और ये डाइपोल्स आसपास रहने के कारण पॉजिटिव के पास पॉजिटिव है, नेगेटिव के पास नेगेटिव है. व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज इज फोर्सफुली ब्रॉट क्लोज टू ए पॉजिटिव चार्ज, energy of the system increases. Because they are repelling each other and you are bringing them close. Work is done against the system repulsion force, तो energy of the system will increase. आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इससे पहले ये सारे डाइलेक्ट्रिक अपनी हिसाब से इधर उधर फेस करके बैठे हुए थे. जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबको मोड़ के तोड़ के अलाइन कर दिया जबरदस्ती. मतलब अब अगर छोड़ देंगे तो फिर से वो लोग भागने की कोशिश करेंगे, बिकॉज देयर इज म्यूचुअल रिपल्शन. अब जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे बात अलग है. अगर इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन इज वेरी हाई तो नहीं जा पाएंगे, इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन इज लो तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भगा दिए ये फिर से भाग जाएंगे. समझ में आया क्या? क्योंकि भागने का मतलब क्या है? डायपोल्स रोटेट करेगा का मतलब क्या है? द मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग का मतलब क्या है? देयर इज सम फ्रिक्शन बिटवीन द कंजुगेटिव मॉलिक्यूल्स. तो हाउ द एनर्जी स्टोर्ड? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज, the energy stored in the capacitor is where in the dielectric. How? In terms of alignment of dipoles. एनर्जी कहाँ है? डाइलेक्ट्रिक में है. अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो एनर्जी नहीं है. हाँ, ये चीज समझ में आना चाहिए. कैपेसिटेंस इज नॉट द इफेक्ट ऑफ ए कंडक्टर, इट इज द इफेक्ट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगा. कंडक्टर रखोगे कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगा. अच्छा, तो क्या पता चला? जो एनर्जी है डाइलेक्ट्रिक में कैसा है? बाय अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स. अच्छा, तो फिर हमें भी पता करना है कि कितना एनर्जी है. कितना एनर्जी है जानने के हमारे पास ये सारे तरीके. लेकिन सोचो तो अगर इसमें Q चार्ज है, इसमें Q1 चार्ज है. चलो इस प्लेट का नाम है A, इस प्लेट का नाम है B. लेट द प्लेट्स are at potentials VA and VB such that V, that is PD across capacitor. कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इज इक्वल टू VA माइनस VB. इस प्लेट में क्या पोटेंशियल है, इस प्लेट में क्या पोटेंशियल है, दोनों का डिफरेंस.
हाँ, ये समझ में आया, ठीक है। नाउ इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्ज। देखो बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, एंड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस यू नो हाउ टू फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नहीं, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस हाउ यू फाइंड एनर्जी? इट इज हाफ ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जीज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल चार्जेस। डेफिनेशन याद होगा तो मजा आएगा, नहीं तो तेलुगु तेलुगु लगेगा, ठीक है ना। तेलुगु तेलुगु तो नहीं लगेगा ना। हम बताए थे अगर हम कहेंगे Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे ढेर सारे चार्जेस पड़े हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालने की दो तरीका बताए थे। क्या था? सबको भगाओ, एक एक करके लेके आओ, एक एक करके लाने में, फिर से ये सिस्टम को बनाने में जो वर्क होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दैट वाज द डेफिनेशन। अदरवाइज क्या था? आपको हर एक चार्ज के पास एसोसिएटेड पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पर क्या पोटेंशियल है? ड्यू टू दिस 3, यहाँ पे क्या पोटेंशियल है? ड्यू टू दिस 3, यहाँ पे क्या पोटेंशियल है? ड्यू टू दिस 3। ऐसे करके सबके पास पोटेंशियल पता करना है और सबका पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। हाफ ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जीज इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जिनको याद नहीं आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोटेंशियल एनर्जी वाला वीडियो को देख लो, यूट्यूब में पड़ा है। तो हम कहेंगे फॉर दिस आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर एनर्जी stored, energy stored is equal to half of sum of potential energy of all charges। अच्छा क्या है? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q कितना? Q इंटू पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है? VA, हाफ ऑफ Q इंटू VA प्लस माइनस Q के साथ माइनस Q इंटू पोटेंशियल क्या है? VB। ओहो, मिल गया हमें VB मिल गया, ठीक है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो Q तो गया बाहर, हाफ Q, अंदर क्या रह गया? VA माइनस VB, है ना। लेकिन VA माइनस VB क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज VA माइनस VB। तो ये सारा चीज को हमें थोड़ा ढंग से प्रेजेंट करना है, तो थोड़ा सा मैं इसका स्पेस बनाने की कोशिश करूंगा so that I can express everything clearly here in the same board। तो हम क्या कहेंगे? that is equal to half QV। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ QV। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ QV। ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। So the energy associated with a charge capacitor of capacitance C having charge Q and potential difference V is coming out to be half QV। अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिखूंगा, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ QV। लेकिन हमें मालूम है C इक्वल टू Q बाई V। अगर ये हमें मालूम है तो थोड़ा सा फेर बदल करके इसको सजा के लिखेंगे। Q की जगह लिख सकते हैं CV, Q की जगह लिख सकते हैं CV, तो हो जाएगा हाफ C V स्क्वायर। और V की जगह लिख सकते हैं Q बाई C, तो इसको लिख सकते हैं हाफ Q स्क्वायर बाई C। So you see the energy stored with a capacitor can be found in so many formula half Q square by C।
एक तो हुआ, तीन फॉर्मूले आए, हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर एंड हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। समझ में आ रहा है क्या? यस। ठीक। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखने वाले हैं। बुक में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है और कुछ कुछ बुक में कुछ गलत जानकारी दिया है। लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, पूरा चीज समझेंगे कि थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा लिखेंगे। यहां पर हम कोई बैटरी लगा दिए V वोल्ट का, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें कुछ चार्ज क्यों है, वो आया कहां से? बैटरी दिया। अच्छा, इसमें फाइनली कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना है? जितना बैटरी का है। अच्छा, ये बात। ये क्यू चार्ज कौन दिया? बैटरी दिया। सो क्यू चार्ज इज सप्लाइड बाय द बैटरी, फाइन। और यहां पर आया, यहां पर एनर्जी स्टोर हो गया, कितना? हाफ क्यू वी। This Q charge was moved over a potential difference V. When Q amount of charge is moved over a potential difference V, the energy spent or the work done is equal to Q into V. तो बैटरी का कितना एनर्जी लॉस हो गया? Q into V. Q into V एनर्जी लॉस किया और बाद में पता चला कि इसमें कुछ एनर्जी स्टोर है। कितना एनर्जी स्टोर है? हाफ क्यू वी। तो दिया क्यू वी, यहां पर रह गया हाफ क्यू वी, बाकी गया कहां? फिर द रेस्ट एनर्जी इज गॉन, ठीक है। कुछ बुक्स में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है और कुछ बुक्स में दिया है कि जब वो जा रहा था चार्ज, ये वायर में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस में चार्ज गया तो आई स्क्वायर आर लॉस होकर एनर्जी खत्म हो गया। नो, अगर मैं यहाँ पे सुपर कंडक्टर यूज करूंगा तो क्या हमारे केसेस बदल जाएंगे? इफ आई मेक यूज ऑफ सुपर कंडक्टर वेयर देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो क्या कहोगे? Where that energy is gone, ये हमें समझना है, ठीक है। तो थोड़ा मैं समझा देता हूं आप लोगों को कहां गया, फिर हम लोग देखेंगे इसको। There is a classical theory of electromechanics, क्या कहता है ये? In accelerated charge particle in a magnetic field, sorry, in an electric field emits electromagnetic radiations। फिर से बोलता हूं, कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है v वेलोसिटी में, वो अपनी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। अगर वो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब वेलोसिटी बदल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो चेंज विद टाइम, ठीक है। नाउ दिस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहां पर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ वो भी बदल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, द चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटिंग, दैट इज आल्सो क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज चेंजिंग विद टाइम। तो ये जोन में दो चीज मिले आपको, एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। आगे आगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। व्हेनेवर ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो समय के साथ बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो समय के साथ बदल रहा है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी जनरेटेड एंड दे विल बी प्रोपागेटेड। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस E। B और E का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, इसको पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। B क्रॉस E के डायरेक्शन में ये मूव करेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स क्या है कि जब कोई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। उसी को क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिक्स में क्या कहते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है, दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट टू ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर एक्सीलरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। एंड इफ दैट इज मूविंग इन अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी एमिटेड। नाउ लेट अस सी, यू नो इट, शायद आपको केमिस्ट्री में साथ पढ़ाए होंगे, लेकिन इस नजरिया से नहीं पढ़ाए होंगे। होता यूं है कि बोर्स मॉडल में बोर क्या बोले? बोर बोले कि इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। हाँ, घूम रहा है, तो घूम रहा है मतलब इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। सो द इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटिंग बिकॉज़ द वेलोसिटी चेंज, है ना। As it is accelerating, it must be producing some time varying magnetic field, and the electric field associated with the electron is also changing,
कैसे साहब, वो तो बराबर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदल रहा है? अरे बदल रहा है। इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग एंड इट इज एक्सीलरेटिंग। So there is a interaction of time varying electric and magnetic field। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके एमिट करना शुरू कर देगा और क्या होगा, फाइनली इट विल फॉल ऑन टू द न्यूक्लियस। सो बोर्स मॉडल फेल्ड। खैर केमिस्ट्री में तुम लोग ये सब पढ़े होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिक्स में हम लोग ये देख रहे हैं कि व्हेनेवर ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर generated and emitted in terms of photon। चलो सर आप जो बोले मान लिए होता होगा, आप बड़े लोग बोल रहे तो हो रहा होगा। अरे नहीं, साइंस में ऐसा नहीं है, सब कुछ का प्रूफ है। मैं भी ये सारा चीजों को प्रूव कर सकता हूँ, बट द प्रूफ इज नॉट बियॉन्ड योर स्कोप। ठीक है सर, आप जो बोले समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर एनर्जी कहाँ गया बताइए, यहाँ पर कहाँ गया? चलो यहाँ पर हुआ क्या, ये था हमारा कैपेसिटर, ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक डाइपोल्स, इसके अंदर ढेर सारे डाइपोल थे, उल्टा पुल्टा थे। जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देने लगे, ये घूमने लगे, ओहो ऐसा घूम गए कि मिट गए। ये जो डाइलेक्ट्रिक है डाइपोल से, वो घूम के ऐसे धीरे धीरे अलाइन होने की कोशिश करेंगे। तो व्हेन द डाइपोल रोटेट्स, द चार्जेस एसोसिएटेड आर आल्सो रोटेटिंग। तो चार्ज रोटेट कर रहा है तो दैट इज एक्सीलरेटिंग because the velocity is changing। Sir, how velocity changing? अरे डायरेक्शन चेंजिंग ना, so velocity changing, so it is accelerating। और क्या हो रहा है, जब हम चार्ज करने के लिए स्विच ऑन किया, बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं स्विच ऑन किया कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, तो क्या हुआ, एक साथ तो सारा चार्ज नहीं आ गया, चार्जेस आने लगे और धीरे धीरे दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हो गया, प्रोसेस बंद हो गया। उससे पहले, बंद होने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाज नॉट कांस्टेंट, इट वाज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। एज इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इंक्रीजिंग, दिस डाइपोल इज नाउ रोटेटिंग इन ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एमिटेड। तो क्या होगा, यहां से डाइपोल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगे और ये फोटोन से। अब डिपेंड करता है कि कितने फ्रीक्वेंसी के निकलेंगे, वो डिपेंड करता है कि कितना जोर से रोटेट कर रहा है। धीरे धीरे रोटेट कर रहा होगा तो लो फ्रीक्वेंसी के निकलेंगे, लो फ्रीक्वेंसी का होगा तो क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी का तो लो फ्रीक्वेंसी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डाइलेक्ट्रिक को चीरते हुए बाहर नहीं आ पाएगा, उसी का अंदर ही अब्सॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने से पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है, वो पेनिट्रेट करके बाहर नहीं जाएगा, उसी में अब्सॉर्ब हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब भी आप कैपेसिटर को स्विच ऑन करोगे गर्म हो जाएगा, एक बार वो चार्ज हो गया उसके बाद धीरे धीरे फिर से ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि और कोई रोटेशन मूवमेंट नहीं हो रहा है, नो मोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड। समझ में आ रहा है? सो व्हेनेवर यू चार्ज और डिस्चार्ज ए कैपेसिटर, ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ओनली एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस, नॉट आफ्टरवर्ड्स। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर। तो इतना सारा जो चीज जो मैं बताया आपको, अब लिखेंगे हम थोड़ा सा कुछ, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है। तो क्या देखें हम, एनर्जी लॉस हो जाता है, कहाँ हो जाता है, नॉट इन द कनेक्टिंग वायर्स बट इन द डाइलेक्ट्रिक। पॉइंट नंबर 3, एनर्जी supplied by battery। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फिगर बना देता हूँ, बार बार डिटेल्स में लिखना पड़ रहा है ना। एक बैटरी है, ये है कैपेसिटेंस है, ये मान लो कि ये V है, ये भी V है, इसमें चार्ज Q है और ये कैपेसिटेंस है C। ठीक है, तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी क्या हो गया, इसमें ये Q चार्ज दिया है, बाय बैटरी इज इक्वल टू energy supplied by battery is equal to Q into V। Energy stored in capacitor
हाफ क्यू वी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ क्यू वी stored in capacitor is equal to half QV। हाँ, दिया हाफ QV, लिया हाफ QV, बाकी एनर्जी कहाँ गया? एनर्जी इज लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम क्या कहेंगे? लॉस ऑफ एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक, loss of energy in dielectric in terms of EM waves is equal to क्या हो गया? QV minus half QV is equal to half QV। जितना स्टोर हुआ उतना ही लॉस हुआ, है ना? जितना स्टोर हुआ उतना ही लॉस हुआ। और मैं तीनों स्टेटमेंट को इसलिए लिखा क्योंकि ये तीनों आते हैं, एंट्रेंस में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। ये बैटरी, a capacitor of 20 microfarad was connected across a 100 volt battery, what is the energy loss और what is the energy supplied by the battery। तो आपको ये तीनों स्टेटमेंट याद रखना चाहिए। लॉजिक जो है, मैं लॉजिक आपको बता दिया, ये एक्सप्लेन द एंटायर लॉजिक टू यू। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट चीज बताना मैं चाहूंगा पॉइंट नंबर 4 में, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या, इसका मतलब क्या है? मान लो कि हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है और मानते हैं कि इसका प्लेट एरिया ए है और मान लो कि इसमें चार्ज Q है और इसमें माइनस Q है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ये डाइलेक्ट्रिक में कुछ एनर्जी अभी स्टोर है। एनर्जी डेंसिटी इन कहाँ? इन डाइलेक्ट्रिक, ध्यान रहे, इन डाइलेक्ट्रिक। बुक में ये सब लिखता है, लेकिन लिखते वक्त लिखता है कि कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड चार्ज, है ना? तो बहुत सारे लोग मिलके बहुत सारा मिसकंसेप्शन को बहुत दिन तक चलाते हैं, तो कभी कभी लगता है कि ये सही है ना? कभी कभी ऐसे होता है, कोई गलत चीज को बहुत दिन तक लोग पालन करेंगे तो उनका रिलीजन बन जाता है। बिल्ली रास्ता काट दिया, कुछ अशुभ होगा, है ना? बहुत दिन तक बहुत सारे लोग इस चीज को मानते रहे। फिर तो अभी क्या हो गया? बिल्ली रास्ता कट गया तो आगे जाने वाला आदमी इतना जोर से ब्रेक मारता है कि पीछे वाला उसको ठोक के उड़ा देता है, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट दिया। अरे समझना चाहिए, तुम कहीं जा रहे थे, सामने से बिल्ली रास्ता काट दिया, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि बिल्ली भी कहीं जा रही थी, तुम जाओगे, बिल्ली नहीं जाएगा क्या? वो तो कभी नहीं बोलता इंसान मेरा रास्ता काट दिया। ये गलतफहमी को लेके लंबे समय तक बहुत सारे लोग पालन करते रहते हैं, तो ये उनका रिलीजन बन जाता है। उसी के चलते मारपीट हो जाता है, भगवान यहाँ है, वहाँ यहाँ नहीं, ऐसे करके मारपीट होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन सही समय पर चीजों को उजागर करना कोई अच्छी टीचर की काम है। एनर्जी डेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हाँ, मतलब ये जो एनर्जी है, कहाँ है भैया वो एनर्जी? एनर्जी तो डाइलेक्ट्रिक में है। किस रूप में है? इन टर्म्स ऑफ अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स। कितना एनर्जी है? वो तो हाफ क्यू भी है, देख लिए। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? इतना सारा वॉल्यूम में इतना सारा एनर्जी है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मतलब एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कितना एनर्जी स्टोर है? हाफ क्यू भी, अभी तो देखे थे। और वॉल्यूम कितना है? ये डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, ये डाइलेक्ट्रिक है, इसका एरिया कितना है? ए। और थिकनेस कितना है? थिकनेस तो लिखा नहीं, चलो डी, थिकनेस डी। तो वॉल्यूम कितना हो गया? ए इंटू डी। इज दैट क्लियर? इफ इट इज सो, हमें तो मालूम है कि ई के दो फॉर्मूले हैं। क्या? एक क्यू बाय ए एप्सिलॉन और दूसरा है वी बाय डी।
हमें चीजें मालूम है, कैपेसिटेंस की बिगनिंग में पढ़े थे। क्या आ गया देखो तो, हाफ को हाफ ही रहने दो, Q by A इज E एप्सिलॉन, V by D इज E, दोनों को डालो, क्या मिल गया, E स्क्वायर एप्सिलॉन, यूनिट क्या होगा, जूल्स पर मीटर क्यूब। So whenever a dielectric is exposed to an external electric field, it aligns the dipoles in the direction of electric field. The phenomenon is called polarization. By alignment of dipoles in the direction of electric field, it stores some amount of energy. That energy per unit volume is given by half E square epsilon. Not for capacitor. क्या चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई कैपेसिटेंस नहीं है, ये सिर्फ E है। मतलब अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ओनली एयर है, तो एयर का पर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब एयर में कितना एनर्जी है, हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन 0, क्योंकि एयर है। ऑयल है तो हम कहेंगे हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है? Yes, sir. Is it understood now? Yes, sir. Yes, energy stored for unit volume भी हम लोग समझ गए। खाली बोर्ड के लिए पढ़ेंगे, एकेडमी के लिए पढ़ेंगे, मार्क के लिए पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। हमारे पास भी कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको क्लैरिटी मिलेगा। आधा अधूरा क्लैरिटी के कारण जो है बहुत सारे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर पहला क्वेश्चन है कि आप देखोगे कि जब भी हम कोई कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, आप कहीं भी देखोगे बुक में, फिगर में, तो उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस रखा है। ऑलवेज ए रेजिस्टेंस इज पुट इन सीरीज विद द कैपेसिटर व्हाइल चार्जिंग इट। डायरेक्ट कैपेसिटर को 2-4 बार चार्ज करोगे, डिस्चार्ज करोगे। मान लो कोई कैपेसिटर ले लिए, उसको प्लग में डाले, चार्ज हो गया, निकालो, शॉर्ट कर दो, डिस्चार्ज हो गया, फिर चार्ज करो, डिस्चार्ज करो, 3-4 बार करने के बाद फुट करेगा, अंदर से टूट जाएगा, क्योंकि इतना गर्माहट होगा उसके अंदर। ड्यूरिंग चार्जिंग एनर्जी लॉस हो रहा है, डिस्चार्जिंग एनर्जी लॉस हो रहा है, तो इतना गर्माहट होगा कि वो डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि गर्म टेम्परेचर बढ़ने से डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है, रेजिस्टेंस घट जाता है, तो लीक कर जाएगा, पंक्चर कर जाएगा। कोई डायरेक्ट कैपेसिटर लेके अगर 10 बार आप चार्जिंग मतलब प्लग में लगाया, निकाला, शॉर्ट कर दिया, डिस्चार्ज हुआ, चार्जिंग डिस्चार्जिंग 10 बार कर लोगे तो गया वो कैपेसिटर, फूक जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस लगाते हैं उसके साथ जब भी चार्ज करते हैं। क्या होता है, क्यों लगाते हैं, ये जनरल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जब भी हम कोई कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, अगर बिना रेजिस्टर का हम इसको सप्लाई के क्रॉस में लगाएंगे तो इंस्टेंटली चार्ज होगा। और कोई अच्छा कैपेसिटर है, आइडियल कैपेसिटर है, उसको एक आइडियल बैटरी के साथ लगा दिए तो फटाक से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब द डायपोल्स विल सडनली रोटेट विद वेरी हाई एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट्स व्हाई मोर एनर्जी लॉस। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्या होगा, ये चार्जेस इतने स्पीड में यहाँ पर भाग के नहीं जा सकते, धीरे धीरे चार्जेस आने लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगा, तो डायपोल्स धीरे धीरे घूमते अपनी डायरेक्शन में आएंगे। तो टाइम वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट। अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये डायपोल्स इतने धीरे धीरे चार्ज करेंगे, मतलब बैटरी के साथ कैपेसिटर को हाई रेजिस्टेंस पे लगा दिए, पता चला चार्ज होने के लिए 1 घंटा लग रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, 1 घंटे लगेगा समय उसको चार्ज होने के लिए। रेजिस्टेंस निकाल के लगा दिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, इन 0.01 मिली सेकेंड्स इट विल बी गेटिंग चार्ज। लेकिन रेजिस्टेंस लगा दिए, चार्ज होने के लिए टाइम लग रहा है, क्योंकि चार्ज तो जाएगा ना फिजिकली वहां पे। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, इतना धीरे धीरे होता है कि इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। लेकिन ध्यान रहे, इससे हम एनर्जी बचा नहीं पाएंगे, एनर्जी बचाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कैपेसिटर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। The cost of insulators is much more than cost of conductors। ध्यान रहे आपको, मैं पहले भी बता चुका हूं, आप जो वायर खरीद के लाते हो 10 रुपया का 1 मीटर, उसमें से तो 8 रुपया है उसका इंसुलेशन, 2 रुपया है उसका कपर। कॉस्ट इंसुलेशन का लेवल है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी ऐसे रहता है। कौन कितना टेम्परेचर में, कितना वोल्टेज में विथस्टैंड कर पाएगा, नहीं तो वो पंक्चर कर जाएगा, ब्रेकडाउन इंटेंसिटी से ज्यादा हो गया तो उस हिसाब से इंसुलेटर का कॉस्ट
बदलता रहता है। और थोड़ा सा जानकारी के लिए ले लो, कौन बताएगा आपको कभी भी, कॉस्ट ऑफ एन इंसुलेटर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन विथस्टैंड। 100 वोल्ट में वायर लिए हैं, अब हमारे घर में 220 वोल्ट सप्लाई है, वायरिंग किए हैं, जो इंसुलेटर लगा है अगर 11 केवी लाइन से करेंगे सेम इंसुलेटर काम नहीं करेगा, लीक करके बाहर आ जाएगा करंट। The cost will be proportional to square of the voltage। सब जनरल जानकारी है, हाँ, ये स्कूल में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको भाव खाने के लिए कुछ कुछ नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं कि एनर्जी लॉस विल बी मिनिमाइज्ड इन द कैपेसिटर। लेकिन जब चार्ज इसके अंदर से आएगा, यहाँ पर एनर्जी लॉस होगा, आप एनर्जी बचा नहीं पाओगे, कैपेसिटर बच जाएगा। समझ में आया क्या? तो इसलिए हम लोग जब भी चार्ज करते हैं एक कैपेसिटर को लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस को लगाते हैं कैपेसिटर के साथ। दूसरा हुआ, अगर कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है और उससे भी एनर्जी हम निकाल के ले सकते हैं, तो हम क्यों बैटरी खरीद रहे हैं यार? बैटरी बहुत कॉस्टली आ रहा है, छोटा सा पेंसिल बैटरी 12 रुपया ले रहा है, 12 रुपया का बैटरी, अरे तो बड़ा खतरनाक चीज है, खत्म हो गया तो फेंको उसको, रिचार्जेबल लाओ तो और भी कॉस्टली। हम घर में एक अच्छा कैपेसिटर रखेंगे, जब घर में पावर सप्लाई है इसको चार्ज कर देंगे, और जब चार्ज हो गया फिर पावर चला गया घर में, इसको किसी एक रेजिस्टेंस के साथ लगाएंगे तो डिस्चार्ज होगा, हीट जनरेट होगा। हाँ होगा, यू आर वेरी करेक्ट, पक्का होगा। कैपेसिटर को चार्ज करके रखोगे, किसी एक रजिस्टर के क्रॉस में लगाओगे तो दैट विल फ्लो ए करंट एंड हीट विल बी जनरेटेड, नो डाउट। हम लोग ऐसे क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं थोड़ा बताते हैं। एक तो हुआ कि एनर्जी लॉस है, आप मान लो इसमें एनर्जी स्टोर करने के लिए दिए इसको 100 जूल, ये रखेगा कितना? 50 जूल। फिर जब इससे निकालने की कोशिश करोगे 50 जूल से पूरा, फिर उड़ जाएगा कितना? 25 जूल, मिलेगा कितना? 25 जूल। खर्चा किए 100 जूल, मिला 25 जूल, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन हुआ, when you try to discharge this one, जैसे इसका एनर्जी घटने लगता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी घटने लगता है, it cannot be used as a constant voltage source। बैटरी के केस में क्या था? अब कितना भी करंट ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस बस कांस्टेंट, लेकिन ये जैसे जैसे डिस्चार्ज होने लगेगा वोल्टेज घटने लगेगा। और हमारे सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तो कांस्टेंट वोल्टेज के लिए डिजाइन किए गए, है कि नहीं? कांस्टेंट वोल्टेज तो वो काम नहीं करता, इसलिए कैपेसिटर को नहीं करते। लेकिन जहां जहां पर सिर्फ हीट निकालने वाली बात होता है वहां पर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मार्क्स जेनरेटर करके एक जेनरेटर है, इसमें क्या करते हैं? कैपेसिटर को चार्ज करते हैं पैरेलल में, डिस्चार्ज करते हैं सीरीज में। कैपेसिटर को चार्ज करते हैं पैरेलल में और डिस्चार्ज करते हैं सीरीज में, ऐसे रहता है कैपेसिटर। ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स रहते हैं, उनको पैरेलल में रख के किसी एक वोल्टेज के सामने ऐसे ऐसे करके, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दी तो क्या हो गया? चार्ज हो गया। चार्ज हो जाने के बाद यहाँ पर स्विचेस रहता है ऐसे, ये स्विचेस क्लोज हो जाएगा ऐसे। तो क्या फिर क्या करेंगे? क्या यहाँ से स्विच खुल जाएगा, यहाँ से स्विच खुल जाएगा, ये डिस्चार्ज होने जाएगा, ये बंद हो जाएंगे, ये खुल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये फिर सब हो जाएंगे सीरीज में और आपको मिल जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। दे आर चार्ज इन पैरेलल, डिस्चार्ज इन सीरीज, तो बहुत सारा ज्यादा वोल्टेज भी मिलता है और बहुत सारा एनर्जी भी मिलता है। हाई वोल्टेज पे हाई एनर्जी के लिए उसको यूज करते हैं, कहते हैं मार्क्स जेनरेटर। ये एक किस्म का जेनरेटर है, मार्क्स जेनरेटर है। मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज बता दिया, सब इंजीनियरिंग की चीजें हैं, आप लोग खुद पढ़ोगे तो देखोगे। अब ये सब चीजें इंजीनियरिंग से भी निकल गया है, क्योंकि प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज नो मोर एग्जिस्टिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स तो उसके अंदर घुस गया है, ठीक है, प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग निकल गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने सारे इंपॉर्टेंट पेपर से पढ़ने के लिए कि कुछ कोर पेपर को हटा दिया गया है, हाई वोल्टेज का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, कुछ हाई पेपर्स को हटा दिया गया, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स भर दिया गया उसमें। तो मेरे ख्याल से मैं आपको एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर समझा पाया। फिर मिलेंगे हम लोग कल शाम को, कितने बजे? टुमारो मंडे है, मंडे वी हैव क्लास एट 6:30 PM। प्लीज ज्वाइन टाइमली। कल मैं 2-4 ठो गाली बाय हार्ट करके आऊँगा, 6:30 के बाद ज्वाइन करने वालों को बहुत जोर से सुनाऊंगा, ठीक है? तो तैयार होकर आ जाना सुनने के लिए गाली, अगर लेट में आओगे। फिर मिलेंगे कल शाम को 6:30 बजे, और तब तक के लिए जय हिंद।